अच्छा जी, ये बेसिकली हमने पेपर है ये मार्च 2022, हो सकता है आप में से किसी कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया हो। ठीक है, बट मैंने कहा कि पहले स्टार्ट जो है वो हम इसी पेपर से करते हैं। सो दिस इज फेब मार्च पेपर 2022, रिसेंट पेपर है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो जो इसमें अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, टाइम आपके पास जो है वो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है। लास्ट ईयर तक सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता था, तो अब ये है कि आपके पास 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, तो दो अच्छी बातें हैं इस पेपर के अंदर जो कि मैं स्टार्ट से करता आ रहा हूँ सेशन के स्टार्ट से, कि एक तो आपको 15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसमें। सेकेंडली आपके पास वो सेक्शन ए सेक्शन बी वाला चक्कर नहीं है अब। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर हैं, तो ये भी एक कंफ्यूजन होती है अक्सर बच्चों के दिमाग में, तो वो भी जो है वो आप कह लें कि काफी हद तक आपको उसमें आसानी हो गई कि एक तो टाइम आपके पास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है, प्लस वी हैव नो सेक्शंस इन द पेपर। ठीक है, आप कोई सेक्शंस जो है वो आपके पास पेपर में नहीं है, तो सिंपल आपने पेपर जो है वो सॉल्व करना है, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलें तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो ये पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की बात हो रही है, इज 418 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। ठीक है जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज 418 किलो जूल्स पर मोल। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम इज 548 किलो जूल्स पर मोल। तो पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, पोटेशियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, और स्ट्रोंशियम की गिवन है विच बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के दो एलिमेंट्स गिवन है, एग्जैक्ट पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डेट आपको पीरियोडिक टेबल गिवन होगा पेपर के अंदर। सो दिस इज पोटेशियम और ये रहा स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो पोटेशियम की और स्ट्रोंशियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन, एंड एज वी कैन सी दैट स्ट्रोंशियम हैज अ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 548 किलो जूल्स पर मोल, which statement help to explain why strontium has a greater first ionization energy than potassium? जी, which statement help to explain why strontium has a greater first ionization energy than potassium? जी बेटा, नीचे चार ऑप्शंस गिवन है, why strontium has a greater first ionization energy than potassium? हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शंस पढ़ें। थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, देखते हैं कौन आंसर करेगा इसका। हाँ जी, which statement help to explain why strontium has a greater first ionization energy than potassium? हाँ जी, आंसर क्या है? ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चार्ज ऑन स्ट्रोंशियम न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन, चार्ज ऑन स्ट्रोंशियम न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो स्ट्रोंशियम जो है ये क्योंकि हैवियर एटम है, ठीक है जी, स्ट्रोंशियम इज अ हैवियर एटम, तो चार्ज ऑन स्ट्रोंशियम न्यूक्लियस इज the charge on strontium nucleus is greater than the charge on potassium nucleus, as we can see कि जी पोटेशियम के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो पोटेशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 19, और स्ट्रोंशियम में कितने 38। so that means strontium has more charge in its nucleus, so the charge on strontium nucleus is greater than the charge on the potassium nucleus, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, that's why it would have a higher ionization energy, because ionization energy is directly proportional to nuclear charge। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखें, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग। ठीक
ठीक है, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग देन द आउटर इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम एटम। ठीक है, तो शील्डिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द आउटर इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंस स्पिन पेयर रिपल्शन, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। द आउटर इलेक्ट्रॉन in the strontium atom is further from the nucleus than the outer electron in a potassium atom। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम होनी चाहिए, बट न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ गया इसकी वजह से इसमें से रिमूव करना मुश्किल है। अच्छा जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2+? Mg2+ की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देनी है। मैग्नीशियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होते हैं, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो वंस इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो 2 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कैलकुलेशन से। कंपाउंड एक्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। कंपाउंड एक्स में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 grams of X produces 4 grams of carbon dioxide and 1.63 grams of water when completely combusted. What is the empirical formula of X? X का empirical formula जो है ये हमने बताना है। ठीक है बेटा, अगर किसी में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछते रहिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ पे हमने empirical formula बताना है, तो इसको हम थोड़ा सा जरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमारे पास कंपाउंड एक्स कंटेन्स, चलिए इसको कॉपी करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, 2 grams ऑफ एक्स प्रोड्यूसेस। अब आपके पास एक्स कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है जी, एक्स सब्सटेंस है विच इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एक्स कितने ग्राम्स मौजूद है? 2 grams। 2 grams of X produces 4 grams of carbon dioxide, 4 gram carbon dioxide and 1.63 grams water। ठीक है जी, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स? तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा, उन्होंने बताया कि जी एक्स कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमिन कि व्हाट मास ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन एक्स, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एक्स। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें एक्स जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो मींस कार्बन डाइऑक्साइड में जितना भी कार्बन है दिस ऑल कम्स फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के 4 ग्राम में कार्बन फाइंड आउट कर लूं, तो दैट मींस दैट वुड बी द सेम मास प्रेजेंट इन एक्स। And let's suppose I want to find out कि what mass of carbon present in 4 grams of carbon dioxide। ठीक है, तो ये सिंपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम्स गिवन है हमारे पास? 4 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है? 12 डिवाइडेड बाय टोटल एमआर कितना है? 44। ठीक है जी, तो यहां से हम सिंपल इसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम्स। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09 ग्राम। दैट मीन्स वी हैव 1.09 ग्राम्स कार्बन प्रेजेंट इन 4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है? 1.09। एंड दिस 1.09 कार्बन इज कमिंग फ्रॉम द एक्स। ये कहां से आ रहा है? एक्स में से आ रहा है। ठीक है जी, ये कहां से आ रहा है? एक्स में से आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आप हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लें। हाइड्रोजन के लिए 1.63 ग्राम्स गिवन है, तो 1.63 मल्टीप्लाई बाय वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 डिवाइडेड बाय वाटर का एमआर कितना है? 18। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 0.18। तो 1.09 ग्राम कार्बन, 0.18 ग्राम हाइड्रोजन। तो एक्स में आपके पास ये जो एक्स के 2 ग्राम्स हैं, इसमें 1.09 ग्राम तो आ गया कार्बन
0.18 ग्राम आ गया हाइड्रोजन। अब बाकी क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो इन दोनों को ऐड करके 2 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करें और 2 में से माइनस करेंगे तो दैट वुड बी मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 माइनस 1.09 माइनस 0.18, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0. सॉल्व कर लूंगा ना, 2 माइनस 1.09 माइनस 0.18, दैट इज 0.73। तो ये ऑक्सीजन का मास आ गया आपके पास। ठीक है, अब तीनों मासेस आ गए। नेक्स्ट आपने वही इंपेरिकल फॉर्मूला का प्रोसीजर करना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना है, 1.09। हाइड्रोजन का मास कितना है, 0.18, और ऑक्सीजन कितना है, 0.73। इसको डिवाइड कर देंगे इनके एटॉमिक मासेस से, 12, 1, 16, तो मोल्स आ जाएंगे। दैट वुड बी इक्वल टू 0.09, ये आ जाएगा 0.18, और ये 0.045। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ गई, 0.045। सबको डिवाइड कर देंगे इससे, 0.045, 0.045, 0.045, so that would be equal to 241. तो C2H4O1, C2H4O1, so that means option C is correct. C correct option. जी बेटा, क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ जी बेटा। जी शाबाश, मतलब कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया था खुद से। हाँ जी, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है ये? ठीक है जी। अच्छा चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच मॉलिक्यूल इज द डायपोल मोमेंट 0? ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है, किसका डायपोल मोमेंट 0 है? ऑब्वियसली जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा CCl4। ठीक है, इसमें चारों बॉन्ड्स पोलर हैं, CCl4 टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, बट क्योंकि चारों तरफ एक जैसे ग्रुप हैं तो डायपोल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, CCl4 डायपोल्स कैंसल्स आउट, ड्यू टू विच CCl4 वुड बी नॉन पोलर, और इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। दिस वुड हैव अ डायपोल मोमेंट 0। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, दे ऑल वुड हैव सम डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो इफ वी हैव अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, if the dipoles are cancelling out, that means that molecule would have a dipole moment 0। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? मैक्सिमम डायपोल किसका होगा, मैक्सिमम डायपोल देखने के लिए, अच्छा अब मैक्सिमम डायपोल के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें डायपोल मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मौजूद है, CH Cl3। ठीक है, तो इसमें यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2-3 Cl3 ग्रुप मौजूद हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसमें 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मौजूद होंगे तो उतना डायपोल भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? लेकिन अगर सारे एक जैसे ग्रुप होंगे तो फिर वो कैंसिलेशन हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which dot and cross diagram is correct for Al2Cl6? एंड आई थिंक ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। Al2Cl6 आपने सिलेबस में काफी दफा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक AlCl3 मॉलिक्यूल है जिसमें एल्यूमिनियम जो है ये यहाँ पे, सॉरी ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से, दिस इज द AlCl3 मॉलिक्यूल, जिसमें ये एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल 1 और ये मॉलिक्यूल 2 है। लेट्स सपोज दिस इज मॉलिक्यूल 2,
तो ये आपके पास मॉलिक्यूल 1 और ये मॉलिक्यूल 1 का Al मॉलिक्यूल 2 के Cl के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे ये दूसरा मॉलिक्यूल 2 का Al मॉलिक्यूल 1 के Cl के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बी जो है ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, क्लियर है ये? सो दिस इज द डेटिव बॉन्ड और ये भी डेटिव बॉन्ड है। ठीक है जी, तो बी इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ The boiling point of some hydrogen halides are shown. ये 3 हाइड्रोजन हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, HCl, HBr, HI, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एज वी कैन सी कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप हैलाइड्स का, हाइड्रोजन हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। So what is the explanation for the trend in boiling point from for the hydrogen halide from HCl to HI? Why boiling points are increasing? I think ये सबको रीजन क्लियर होना चाहिए। P2 आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? डी। हाँ जी, आंसर क्या है? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम, बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो यूज ही नहीं होगा बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक का बॉन्ड एनर्जी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। बॉन्ड एनर्जी केमिकल रिएक्शंस में काम आएगी। देयर इज एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिल्कुल सही है। strength of the intermolecular forces बढ़ रही है from HCl to HI because number of protons and electrons बढ़ रहे हैं, तो due to which the strength of intermolecular force बढ़ेगी, और जब strength of intermolecular force बढ़ेगी तो boiling point भी बढ़ेगा। The intermolecular hydrogen bonds become stronger, no, यहाँ पे कोई hydrogen bonds नहीं है। Increase in the bond polarity from HCl, bond polarity कम हो रही है। ठीक है, Cl is more electronegative as compared to iodine, तो ये भी गलत है। So option B is the correct option। जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, सबको क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। एलिमेंट एक्स, वाई एंड जेड, एलिमेंट एक्स, वाई एंड जेड आर ऑल इन द फर्स्ट 2 periods of the periodic table। ठीक है जी, एक्स, वाई एंड जेड आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट 2 periods। देयर पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर शोन। एक्स की वैल्यू गिवन है 1, वाई की वैल्यू 2.1, जेड की वैल्यू 4। ठीक है, तो दैट मीन्स जेड जो है ये दिस वुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्स ऑन द लेफ्ट साइड, और वाई कहीं मिडिल में होगा। Substance exists with formulas XZ, YZ, and Z2. Which row puts these substances in order of increasing melting point? ठीक है जी, तो X जो है ये ऑब्वियसली इट वुड बिलोंग टू आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है जी, ये कोई मेटल्स से रिलेट करेगा, मेटल्स है, मतलब ये कोई मेटल है। और Z जो है ये ऑब्वियसली नॉन मेटल है। ठीक है, इसका जो EN वैल्यू है ये काफी ज्यादा है, तो ये नॉन मेटल है। तो जब मेटल नॉन मेटल कंबाइन होंगे, या आप कह लें कि when there is a large difference of electronegativity, when the difference of electronegativity is greater than 2.0, that means this would be an ionic compound. So that means XZ would be an ionic compound। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? XZ, and there is only one option which has XZ with the highest melting point, and that is option C। ठीक है जी, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसका मतलब आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, इट वुड बी ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी ही होगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। वाई जेड, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो जाएगा इन वाई जेड? 4 minus 2.1, 1.9, so this would have some sort of ionic and covalent character both। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बीच में होगा। और जेड स्क्वायर, दैट मींस जेड स्क्वायर का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जेड स्क्वायर, then highest melting point would be XZ। तो based on difference of electronegativity आपने ये सॉल्व करना है। हाँ जी, क्लियर है?
जी बेटा, सबको क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चले जी, नेक्स्ट है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन 1 है। ठीक है जी। Glucose decomposing into carbon dioxide and gives ethanol. Uh, what what is the name of this reaction? हाँ जी, कोई बताएगा what is the name of this reaction? जी बेटा, इस रिएक्शन का नाम क्या है? फर्मेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। फर्मेंटेशन, दिस इज फर्मेंटेशन, ग्लूकोज डिकम्पोजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, दिस इज फर्मेंटेशन। ओ लेवल में भी पढ़ा है आपने, दिस इज फर्मेंटेशन। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें हीट ऑफ कंबस्शन दी गई है और कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ग्लूकोज की हीट ऑफ कंबस्शन को नाम दिया गया है ए, और इथेनॉल की हीट ऑफ कंबस्शन को नाम दिया गया है बी। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 1? रिएक्शन 1 की इंथैल्पी चेंज हमें बतानी है। ठीक है, तो ग्लूकोज की भी हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है और इथेनॉल की भी हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है। ठीक है, तो जब हीट ऑफ कंबस्शन का डेटा गिवन हो तो डेल्टा एच कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट साइड पे क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की हीट ऑफ कंबस्शन क्या है? ए। ठीक है जी, तो डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू ए माइनस प्रोडक्ट साइड पे क्या है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन है, तो इथेनॉल की जो है वो आपको वैल्यू गिवन है। तो इथेनॉल की कंबस्शन की वैल्यू कितनी है? बी। बट ये कितने मोल्स के लिए? दिस इज फॉर 1 मोल, और इक्वेशन में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए माइनस 2 बी। ठीक है जी, दैट वुड बी ए माइनस 2 बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए माइनस 2 बी। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 1। हाँ जी, समझ आया ये? क्या बात है, कुछ बच्चे तो बहुत तेज चल रहे हैं भाई, फौरन फौरन आंसर आ रहे हैं। ठीक है, एमएस आ गई है कि मार्केट में इसकी अभी तक? ये आप खुद सॉल्व कर रहे हैं या एमएस से देख के बता रहे हैं, ये बताएं जरा मुझे। ये इतनी जल्दी जल्दी जो आंसर आ रहे हैं। अच्छा चलें भाई, बहुत अच्छी बात है, खुद सॉल्व कर रहे हैं तो। चलें जी, अच्छा आगे चलते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। Nitrogen monoxide is an atmospheric pollutant that is formed inside car engines by an endothermic reaction. Endothermic reaction है between nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen का reaction है, endothermic reaction है. Which diagram correctly represent the energy profile for this reaction? हाँ जी, एनर्जी प्रोफाइल एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या बी, क्योंकि सी और डी में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो उसका मतलब सी और डी तो हो ही नहीं सकते, या तो ए है या बी है। ठीक है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी देखें, एक्टिवेशन एनर्जी अपवर्ड, और ए में डेल्टा एच भी अपवर्ड है, तो ये करेक्ट है। क्योंकि अगर आप बी देखें तो बी में डेल्टा एच का एरो डाउनवर्ड है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट इंथैल्पी चेंज डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखें, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा अपवर्ड होती है, पॉजिटिव, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का एरो भी अपवर्ड होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी, 2 हाफ इक्वेशंस आर शोन। ये इस किस्म के क्वेश्चन अक्सर मुझे आ रहे हैं मुझसे पास पेपर्स में से, ये सवाल, ये मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये सेंड कर रहे हैं मुझे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। आज तो जरा ये पेपर सॉल्व करना था। तो 2 हाफ इक्वेशंस आर शोन, ये 2 हाफ इक्वेशंस गिवन है। हाफ इक्वेशंस आपको मालूम होनी चाहिए क्या होती हैं।
जिसमें एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हो रहा होगा, दूसरे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ये ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, और इसमें अगर आप देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैंगनेट आयन एंड सल्फाइड आयंस इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इसका आसान तरीका क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और इसको बैलेंस कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी और फिर आंसर देना हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, अगर आप देखें इक्वेशन 1 में, मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने, क्योंकि फाइनल इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में, बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा जब तक आप लोग ये सॉल्व करें। हाँ जी, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैंसिल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, दिस वुड बिकम 2MnO4 माइनस प्लस ड्यू टू द 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6OH माइनस प्लस 3SO3 2 minus gives 3SO4 2 minus plus 3H2O plus 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, चलें हम ऊपर ही सॉल्व करते हैं इसको। तो पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, U की वैल्यू क्या है 2, और X की वैल्यू देखें तो X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, X की वैल्यू भी 2 है। ठीक है जी, X की वैल्यू भी 2 है, और उसके बाद Z की वैल्यू देखें तो Z भी 2 है। ठीक है जी, तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो U, X और Z की वैल्यू सेम है, तो ये करेक्ट हो गया। मैंगनीज इज रिड्यूस टू ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, तो मैंगनीज जो है ये +4 की स्टेट में चला गया। तो अगर आप देखें तो मैंगनीज का रिएक्शन से पहले क्या था, ये MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, ऑक्सीजन -2 × 4 -8, तो ये होगा +7, क्योंकि ओवरऑल चार्ज -1 का लाना है। और MnO2 में प्रोडक्ट साइड पर MnO2 है, तो -2 × 2 -4, तो Mn +4 है, तो ये भी करेक्ट हो गया। मैंगनीज इज रिड्यूस्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +7 से +4 की स्टेट में चला गया। और सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 टू +6, तो सल्फर जो है वो SO3 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, और SO4 2 माइनस में प्रोडक्ट साइड पर SO4 2 माइनस है, इसमें +6 है, तो ये भी करेक्ट है। तो 1 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट हैं, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है ये, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाइड्रोजन peroxide decomposes to form water and oxygen. हाइड्रोजन peroxide decompose होगा to form water and oxygen. The reaction is catalyzed by bromide ions. ठीक है, तो ये रिएक्शन को कौन कैटलाइज कर रहा है, ब्रोमाइड आइंस 2 स्टेप में कैटलाइज कर रहा है। विच रो इज करेक्ट? हाँ जी, टाइप ऑफ कैटलिस्ट ब्रोमाइड आइन, इज इट अ होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट? अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रोमाइड आइंस जो हैं ये मतलब हमारे पास एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम, लिक्विड या एक्वस, तो इसका मतलब होमोजीनियस है। ठीक है जी, सो ऑप्शन आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो होमोजीनियस है। और उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि इन स्टेप 1
ब्रोमाइडाइन्स आर ऑक्सीडाइज्ड और ब्रोमाइडाइन्स आर रिड्यूस। सो ब्रोमाइडाइन यहाँ पे इसका स्टेप 1 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और -1 से क्या हो गया, 0। -1 से 0 मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इट इज अ होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड ब्रोमाइडाइन्स आर ऑक्सीडाइज, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, -1 से 0 हो गया। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है जी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर? क्लियर है बेटा ये? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी कि डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। द इक्वेशन इज शोन, इक्वेशन गिवन है। अ 1 मीटर क्यूब रिएक्शन वेसल, आपके पास रिएक्शन वेसल है जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। अ 1 मीटर क्यूब रिएक्शन वेसल, 1 मीटर क्यूब रिएक्शन वेसल कंटेन हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, आयोडीन भी मौजूद है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी मौजूद है। गैसेस एट इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर इज चेंज्ड, temperature is changed such that the total pressure in the 1 meter cube vessel doubles। मतलब वॉल्यूम सेम रहा है, वॉल्यूम वही 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, बट टेम्परेचर चेंज हुआ है और टोटल प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। जो भी पहले प्रेशर था, प्रेशर डबल हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Kp एंड ऑन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये थोड़ा सा जरा, मतलब जो हम नॉर्मली इक्विलिब्रियम के टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपके पास तीनों गैसेज हैं और वॉल्यूम गिवन है, 1 मीटर क्यूब रिएक्शन वेसल, इसका वॉल्यूम गिवन है, कंटेन्स दीज 3 गैसेस, ठीक है जी। टेम्परेचर चेंज हुआ है और इस तरह से चेंज हुआ है कि जो आपका वॉल्यूम है वो सेम रहा है, बट प्रेशर डबल हो गया। अब हमें ये मालूम है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो दैट मीन्स अगर प्रेशर बड़ा है तो टेम्परेचर भी बड़ा होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर प्रेशर डबल हुआ है तो दैट मींस टेम्परेचर बड़ा होगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट मींस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने डेल्टा एच पॉजिटिव लिख दिए, डेल्टा एच इज नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव है। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस दैट मींस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू टुवर्ड्स लेफ्ट। इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, जस्ट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सो आइदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, टेम्परेचर चेंज करने से केपी की वैल्यू पे इफेक्ट आता है। सो इफ दिस मूव्स बैकवर्ड दैट मींस अमाउंट ऑफ reactant would increase, and we know this thing that Kp is equals to partial pressure of products upon partial pressure of reactants. So अगर partial pressure of reactants बढ़ेगा, so that means Kp की value will decrease. So इसका मतलब क्या हो गया, option A is the correct option, that value of Kp will decrease क्योंकि partial pressure of reactant बढ़ गया, backward reaction हो रहा है, and the position of equilibrium moves left. So A is the correct option. जी, क्लियर है ये बेटा? ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Diethyl zinc is added to sodium hydroxide. Diethyl zinc is added to sodium hydroxide. Two reactions occur. ठीक है, reaction 1, reaction 2. In these reactions, which compound act as Bronsted-Lowry acid? Bronsted-Lowry acids क्या होते हैं? Proton donors. Proton donor. So in these reactions, which
compound act as a Bronsted-Lowry acid, proton. So in reaction 1, we can see that in reaction 1, यहाँ पे आपके पास क्या है, डाइथाइल जिंक, और डाइथाइल जिंक जो है ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में, और ये जो इथाइल था ये इथेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसने प्रोटॉन गेन किए हैं। C2H5 ने इट हैज गेन प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन किसने दिए हैं, वाटर ने। सो दैट मींस इन रिएक्शन 1 वाटर इज एक्टिंग एज अ Bronsted-Lowry acid. ठीक है, so either option B or option C is correct, because in reaction 1 water is acting as a Bronsted-Lowry acid, proton donor. Now अब reaction 2 की बारी है। तो reaction 2 में अगर आप देखें तो water reacting with zinc oxide hydroxide ion to give this complex, ये आपके पास आयन बन रहा है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोक्सी जिंक आयन। तो इसमें अगर आप देखें तो प्रोटॉन कौन लूज कर रहा है, जिंक, वही जिंक रहा है, इसने हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे वाटर जो है वो OH में कन्वर्ट हो रहा है, 2OH। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है कि अगेन वाटर ही जो है ये प्रोटॉन लूज कर रहा है। वंस इट लूजेस प्रोटॉन इट बिकम्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगेन वाटर इज एक्टिंग एज अ Bronsted-Lowry acid। सो रिएक्शन 2 में भी H2O ही एज अ Bronsted-Lowry acid काम कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों रिएक्शंस में वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड। जी, क्लियर? जी बेटा, कौन सी इक्वेशन, 1 या 2? 2 देखें आपने, सिंपल यहाँ पे ये देखना है कि जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, मैं 1 मिनट इसको यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो वाटर रिएक्ट कर रहा है किससे, जिंक ऑक्साइड से, और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और Zn जो है ये, मतलब इसके साथ कितने हाइड्रोक्साइड आयन जाके अटैच हो गए, 4 हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स थे, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स थे। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे जिंक ने ऑक्सीजन लॉस किया और वाटर ने यहाँ से एक प्रोटॉन लॉस करके इसको दिया। तो ये O और H मिलके क्या बन गए, OH, हाइड्रोक्साइड एक तीसरा मिल गया आपको। और जब ये वाटर में से एक H2O निकलेगा तो ये जो H2O है ये भी OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये प्रोटॉन लूज कर रहा है टू फॉर्म 2 न्यू हाइड्रोक्साइड आयंस। अब समझ में आ रही बेटा बात? थोड़ी जरा मैंने इसको छोटी सी जगह में सॉल्व कर दिया, बट आई थिंक क्लियर हो गई होगी, नहीं तो दोबारा समझाऊं इसको। हाँ जी, क्लियर है या नहीं? जी बेटा राफे, चले जी, ठीक है। तो वाटर ही जो है वो दोनों रिएक्शंस में एज एन एसिड के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है जी। चलिए इसको रब कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच स्टेटमेंट अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज करेक्ट? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये तो मतलब यहीं पे बात आप गलत कर दें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होती, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, तो ये तो गलत है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6 × 10⁻23 एटम्स, लाजमी नहीं है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ये भी गलत है। The relative atomic mass of an element is the ratio of the average mass of one atom of the element to the mass of an atom of carbon-12. नहीं, the mass of an atom to the mass of 1/12 of the mass of one atom of carbon-12. तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो अगर पहले 3 गलत है तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। The relative formula mass of a compound is the sum of the individual atomic masses of all the atoms in the formula. ठीक है जी, फॉर्मूला मास जो है किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उनके सम के बराबर होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। 14 का डी जो है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है जी। आई थिंक ये सो सिंपल सी स्टेटमेंट है, सबको क्लियर होगी। जितने फास्ट आप लोग चल रहे हैं, मैं तो मेरे हिसाब से तो सबके 40 में से 40 मार्क्स आ जाएंगे, जो इतनी जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, शाबाश। अच्छा जी, चलें इंशाल्लाह। The Boltzmann distribution for 1 mole of a gas at temperature T is shown. ठीक है जी, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ गिवन है। 1 मोल ऑफ द सेम गैस इज एडेड, ठीक है, आपके पास कोई गैस है, उसका कितने मोल थे, द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर T इज शोन।
ठीक है, कह रहे 1 मोल ऑफ द सेम गैस इज एडेड। आपके पास एक कंटेनर था, उसमें 1 मोल गैस मौजूद थी, आपने उसमें 1 मोल और ऐड कर दी, मतलब डबल कर दिया, अमाउंट डबल कर दिया। एंड द गैस रिमेन्स एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर उतना ही है। विच डॉटेड कर्व शोज द डिस्ट्रीब्यूशन विद द एडेड गैस। तो ना टेम्परेचर चेंज हुआ ना कुछ चेंज हुआ, सिर्फ आपने अमाउंट डबल कर दिया, तो अमाउंट डबल कर दिया है तो एरिया कवर्ड भी डबल हो जाएगा, बाकी सेम ग्राफ रहेगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपके पास एरिया कवर्ड जो है, क्योंकि जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो कवर्ड एरिया को शो कर रहा होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वैरिंग एनर्जीज। तो जब आप कह सकते हैं कि दिस कुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1 मोल ऑफ द गैस एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द 2 मोल्स ऑफ सेम गैस। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In the reaction shown, the concentration of both X and Y are reduced to reaction shown, the concentration of both X and Y are reduced to half of their original values while keeping the total volume of the solution constant. ठीक है, आपने क्या कर दिया, half of their original value, the concentration of both X and Y reduced to half of their original value. आपने X और Y की concentration को half कर दिया. Simultaneously, the temperature is increased from 298 Kelvin to 348 Kelvin. Temperature increases. Which prediction is definitely true? A smaller proportion of collisions between particles of X and particles of Y will be successful. ठीक है, अब ये बात हो रही है इज डेफिनेटली ट्रू, तो हमें नहीं पता कितने प्रोपोर्शन जो है वो लाजमी जो है वो सक्सेसफुल कोलिशंस होंगी, तो मतलब ये लाजमी नहीं है, हो सकता है ट्रू हो, बट ये डेफिनेटली ट्रू वाली बात नहीं है ऑप्शन ए में, तो ये इसको हम करेक्ट नहीं कहेंगे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्स एंड पार्टिकल वाई विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एक्स और वाई की, तो ये तो बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी अनअफेक्टेड। टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एक्स एंड पार्टिकल्स ऑफ वाई विल हाफ। कम होगी, ठीक है, बट कितनी कम होगी या मतलब ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो जो डेफिनेटली ट्रू वाली बात है वो कौन सी है, जो सेकंड ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो 16 का बी आंसर हो जाएगा। सही है जी, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student investigated the chloride of a period 3 element. Period 3 element के chloride को study कर रहे हैं। This is what the student wrote down as a record. The compound was a white crystalline solid. ठीक है जी, period 3 का chloride है। period 3 आप एक दफा देख लें, this is period 3. सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो ये कह रहे हैं कि जो क्लोराइड है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है जी, it dissolves easily in water to give a solution of pH 12. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और डिसॉल्व होने पर pH 12 दे रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये सोडियम क्लोराइड होगा तो कभी भी डिसॉल्व होने पर pH 12 नहीं देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं देगा, कोई भी ऐसा आपके पास क्लोराइड नहीं है ग्रुप 3 का, पीरियड 3 का, जो pH 12 दे डिसॉल्व होने पर। व्हेन प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड इन अ रोरिंग बंसन फ्लेम, द कंपाउंड मेल्टेड आफ्टर सेवरल मिनट्स हीटिंग। मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 का भी नहीं हो सकता। तो व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस रिकॉर्ड, इस सारे रिकॉर्ड से हमें क्या पता लग रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द, कम अज कम एक ऑब्जर्वेशन तो इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, pH 12 एक्सट्रीमली बेसिक की तरफ जा रहा है डिसॉल्व होने पर, हाईली अनलाइकली है, एक्सट्रीमली एसिडिक की तरफ तो जा सकता है, जो आप कह लें कि नॉन मेटालिक क्लोराइड्स हैं, बट ये ऑप्शन जो है मैं कहूँगा कि ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारी ऑप्शंस में से कम से कम एक ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। द कंपाउंड वाज मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड तो होगा बट pH 12 जो है वो नहीं बनेगी। द कंपाउंड वाज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये एसिडिक pH देगा, ये भी नहीं हो सकता। द कंपाउंड वाज सोडियम क्लोराइड, ये अराउंड 7 के करीब pH देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, कि कम से कम एक ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है जी,
जी बेटा, अहमद क्या कह रहे हो आप? अच्छा, गलत कह रहे, P12 जो है, हाँ जी सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्स इन पीरियड 3 and their compounds show trend across the period from sodium to chlorine. Which row is correct? Electronegativity of the element increases, ये तो सबको मालूम है, electronegativity बढ़ती है। ठीक है जी, तो either C or D is correct. And the acid base behavior, तो starting from sodium, ये basic behavior होगा, then amphoteric and then acidic behavior. So this would be basic, amphoteric and acidic behavior. So option C is the correct option. This is the correct option, C. आई थिंक ये तो बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल था, तो सबको मालूम होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiO2 एंड P4O6। अगेन पीरियड 3 के ऑक्साइड्स का सवाल है। मेल्टिंग पॉइंट गिवन है SiO2 1883, P4O6 297। Which statement explain the difference between the melting point of SiO2 and P4O6? दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है? द बॉन्डिंग ऑफ द ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट, ये इनकरेक्ट है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। द मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट, मेटालिक करेक्टर इनमें है ही नहीं, नॉन मेटालिक करेक्टर्स हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू फास्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट का कोई कनेक्शन नहीं है। दी स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम जाइंट मॉलिक्यूलर टू सिंपल मॉलिक्यूलर। SiO2 इज अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, P4O6 इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जाइंट के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, सिंपल के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। सो 19 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाए। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वल मासेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, barium carbonate and barium nitrate are thermally decomposed. The volume of gas produced in each experiment is measured under the same condition. ठीक है, इक्वल मासेस, आपके पास चारों का इक्वल मास है, इनको आपने थर्मली डिकम्पोज किया है। द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस इन ईच एक्सपेरिमेंट इज मेजर्ड, जब इनको डिकम्पोज करेंगे गैस प्रोड्यूस होगी। विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस, सबसे ज्यादा गैस इनमें से कौन रिलीज करेगा? चले, आपने आंसर भी देना है और रीजन भी देना है, मुझे रीजन भी बताइएगा लाजमी। हाँ जी, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा गैस रिलीज करेगा? आंसर प्लस रीजन। रीजन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बैरियम कार्बोनेट, बैरियम नाइट्रेट decomposes to form, ठीक है जी, नाइट्रोजन नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करेगा, बिल्कुल ठीक है। टू गैसेस एंड इट्स लेस थर्मली स्टेबल, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये पता है कि कैल्शियम का जो कंपाउंड है, ठीक है, कैल्शियम का जो कंपाउंड है दैट वुड बी मोर इजीली डिकम्पोज्ड, मोर इजीली डिकम्पोज, क्योंकि डिकम्पोजिशन का ट्रेंड आपने पढ़ रखा है कि जो कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स हैं ग्रुप 2 के, डाउन द ग्रुप थर्मल डिकम्पोजिशन गेट्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो बैरियम की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इसको डिकम्पोज करना आसान होगा। इन दोनों में से भी ज्यादा गैस कौन रिलीज करेगा? नाइट्रेट, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करते हैं, रिलीजेस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बट इफ यू डिकम्पोज कैल्शियम नाइट्रेट we get calcium oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen gas, तो मोल्स ऑफ गैस बढ़ गए, तो दैट मीन ज्यादा गैस किसमें प्रोड्यूस होगी, ज्यादा वॉल्यूम किसमें आएगा? कैल्शियम नाइट्रेट में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which row gives correct comparison between the solubility of calcium hydroxide and barium hydroxide and the thermal stability of calcium carbonate and barium carbonate? तो solubility डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो किसकी solubility ज्यादा होगी? बैरियम हाइड्रोक्साइड की solubility ज्यादा होगी। ठीक है जी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड की solubility, और थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वो भी बैरियम कार्बोनेट की ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी भी बैरियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा है
और थर्मल स्टेबिलिटी भी बैरियम कार्बोनेट की ज्यादा है, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द एलिमेंट्स, ये ट्रेंड ध्यान में रखें, solubility increases down the group, solubility of hydroxides, solubility of sulfate down the group कम होती है ग्रुप 2 में, और thermal stability down the group बढ़ती है। Which statement relating to the elements in group 17 and their compound is correct? Bromine will reduce Ki to form iodine, ठीक है, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, ये बेसिकली Ki को रिएक्ट तो करेगा लेकिन ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडाइड से आयोडीन बनेगा, तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूस नहीं ऑक्सीडाइज, तो ये गलत है। Iodide ions react to form a white PPT when added to silver nitrate solution. No, this gives yellow PPT. ये भी incorrect है। Bromide ion reacts to form a white PPT when added to silver nitrate solution. नहीं, cream PPT मिलता है, ये भी गलत है। Chloride reacts with hydrogen to form a colorless gas, HCl बनेगा। This is the correct option. तो 22 का D option correct हो जाएगा। ठीक है जी, clear? सही है जी, D correct option है। Next question, an excess of chlorine was bubbled into 100 centimeter cube of hot 6 mole per dm cube sodium hydroxide. How many moles of sodium chloride would be produced in this reaction? Moles of sodium chloride. तो ये क्लोरीन का रिएक्शन है विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हॉट NaOH। तो हम सिंपल रिएक्शन लिख लेते हैं, याद होना चाहिए सबको रिएक्शन, क्लोरीन रिएक्टिंग विद NaOH, with hot NaOH, this gives NaCl plus NaClO3 plus H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 3 और ये 5 NaOH होगा, सॉरी 6 NaOH, क्योंकि 5 सोडियम यहाँ पे है और 1 सोडियम यहाँ पर है। बाकी आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, 3H2O। Now, an excess of chlorine was bubbled into 100 cm cube of hot 6 mole per dm cube NaOH। NaOH की concentration और volume given है, NaOH के moles calculate कर लें, ठीक है जी। mole is equals to C into V, concentration कितनी है 6 moles per dm cube, volume कितना है 100 divided by 1000 dm cube में convert करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास moles आ जाएंगे, that would be 0.6, ये आ गए moles of NaOH, और moles of NaOH को कन्वर्ट करना है हमने किसमें, मोल्स ऑफ NaCl के अंदर। तो NaCl और NaOH का रेशियो क्या है, 6:5। तो 0.6 मोल्स ऑफ NaOH मल्टीप्लाई बाय, इसको NaCl के मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, पहले आपने मोल्स फाइंड आउट किए फ्रॉम N इज इक्वल्स टू C into V से आपने मोल्स फाइंड आउट किए, फिर ये आपने मोलर रेशियो अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन में मोल्स हैं किसके, NaCl के, और ये इक्वेशन में मोल्स हैं किसके, NaOH के, और ये गिवन मोल्स हैं NaOH के, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी, अगर ये कोल्ड होता तो NaClO बनेगा। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टेक्ट प्रोसेस इज Z, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट प्रोसेस की प्रोडक्ट क्या है, Z, हमें पता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, विच रिएक्शन और प्रोसेस leads to the formation of a gas that can neutralize an aqueous solution of Z। अब Z क्या है, Z is the product of contact process which is sulfuric acid। तो अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो ऐसी गैस रिलीज करेगा which can neutralize an aqueous solution of acid। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, बेस। एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग से क्या बनती है, NO2 which itself is acidic, तो ये नहीं हो सकता। कंबशन ऑफ फ्यूल इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, इससे भी नहीं बनेगा। हैबर प्रोसेस गिव्स अमोनिया गैस which is a base and this can be used to neutralize H2SO4। so ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, 24 का सी करेक्ट ऑप्शन है। When ammonia is dissolved in water, a small concentration of ammonium ions is formed, which row is correct related to ammonium ion?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी अमोनियम आइन, अमोनियम आइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 6, 8। हाँ जी, अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ठीक है, ये तो आपको नजर आ रहे हैं बाहर। और फिर नाइट्रोजन के पास इनर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10। तो सी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें बाहर नजर आ रहे हैं। फिर नाइट्रोजन के पास इनर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी अमोनियम आयन 10। तो आइदर डी, सी और डी। एंगल चेंज ऑफ दी NH एंगल फ्रॉम अमोनिया टू अमोनियम आयन। तो अमोनिया में एंगल कितना होता है? अमोनिया पिरामिडल शेप है, 107 का एंगल होता है। अमोनियम जो है ये टेट्राहीड्रल है, 109 का एंगल होगा, तो एंगल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दिस क्वेश्चन अल्कीन्स एंड साइक्लिक अल्केन्स शुड बी कंसिडर्ड। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8 आर देयर? अल्कीन्स एंड साइक्लिक अल्केन्स, इनको मिला के आपने डिसाइड करने कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8 आर देयर। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8 आर देयर? हाँ जी, C4H8 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपने डिसाइड करने कितने होंगे? हाँ जी, 4 और 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 सही है या 5 सही है? हाँ जी, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, जरा होल्ड करें। हाँ जी बेटा। अच्छा, 5 कौन कौन से होंगे? कोई मुझे बना के भेजेगा व्हाट्सएप पे? अगर कोई मुझे सेंड करे 5 स्ट्रक्चर, इसके कौन से 5 स्ट्रक्चर हैं? या इधर ही अगर आप नाम बता दें 5 स्ट्रक्चर्स के। ब्यूट, ब्यूट 1 2 इन, क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, ब्यूट 1 और ब्यूट 2 इन, ठीक है, सही है। मिथाइल ब्यूटीन, ठीक है। 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है शाबाश। ये आपके पास 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है जी, 1 2 3 4। ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन। ठीक है जी, उसके बाद 1। अब आपके पास साइक्लिक मतलब सॉरी स्केलेटल, इसको हम जो है वो ब्रांच फॉर्म में लेकर आते हैं। 4 के बजाय 3 कार्बन की चेन, चौथा कार्बन ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, ये आपके पास ब्यूट 1 इन है, दिस इज ब्यूट 1 इन, दिस इज 2 इन। ये क्या हो गया? दिस इज मिथाइल प्रोपीन। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है स्ट्रेट चेन में, या आप कह लें कि नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, अब आपको साइक्लिक फॉर्म में आना है, क्योंकि उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल। अगर स्टीरियो होते तो फिर हम यहाँ पे 2 मतलब सिस और ट्रांस भी देख सकते थे, बट सिस ट्रांस है ही नहीं, हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब साइक्लिक फॉर्म में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, एक तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है जी, और फिर इसी में आपके पास एक और स्ट्रक्चर बन सकता है,
साइक्लोब्यूटेन 1 2 3, साइक्लोप्रोपेन, और चौथा कार्बन जो है वो आपने इसमें ब्रांच में लगा दिया CH3। इसमें काउंट करके देख लें, CH2 CH2 CH, ठीक है जी। तो 2 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 C4H8 वही बन रहा है आपका। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है जी। दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बन गए? 5 स्ट्रक्चर बन गए। तो देयर आर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज। जी क्लियर है बेटा ये बात? ठीक है जी। चले नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं। विच कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन? इनमें से कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन को डीकलराइज करेगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा? ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने जो है वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख के डिसाइड करना है कहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अगर आप ए में देखें तो सारे कार्बन के सारे हाइड्रोजन पूरे हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो इनमें से किसी पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये सब जो है वो आपके लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। इसके साथ 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 2 2, ये भी नहीं हो सकता। 3 हाइड्रोजन ये इधर देंगे, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, मतलब इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसको हम डीकलराइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको कोई नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो कंडेंस्ड में आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं। सेंट्रल कार्बन पे हमेशा 3 हाइड्रोजन होंगे और नॉन सेंट्रल पे हमेशा 2 हाइड्रोजन चलेंगे, अगर तो sp3 रखना है। ठीक है। तो अगर मैं CH लिख देता हूँ, CH इसका मतलब यहाँ पे सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अल्कीन्स रिएक्ट विद aqueous hydrogen bromide. The reaction proceeds via an intermediate carbocation. The more stable the intermediate, the faster the reaction. Alkenes react with aqueous hydrogen bromide. Addition reaction है। अल्कीन में HBr ऐड कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन है। Which sequence correctly shows an increase in the speed of reaction of the alkenes with hydrogen bromide? अब ये कह रहे हैं the reaction proceed by an intermediate carbocation। हमें पता है कि एडिशन में कार्बोकेटाइन बन रहा होता है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो which sequence correctly shows an increase in the speed of reaction of the alkenes with hydrogen bromide? ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना रिएक्शन तेजी से होगा। ठीक है। तो इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो आपके पास 3 कंपाउंड है, इथीन प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। अब अगर आप इसमें डबल बॉन्ड तोड़ते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन जो है दिस वुड गिव टर्शरी कार्बोकेटाइन। प्रोपीन 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और इथीन से अगर डबल बॉन्ड टूटेगा, इथीन से डबल बॉन्ड टूटेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और प्राइमरी सबसे लीस्ट स्टेबल है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रिएक्शन इथीन प्रोपीन और 2 मिथाइल प्रोपीन। सबसे फास्ट रिएक्शन 2 मिथाइल प्रोपीन में होगा, उससे स्लो प्रोपीन में, उससे स्लो इथीन में, क्योंकि इथीन जो है ये रिएक्शन होगा यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा प्रोपीन में सेकेंडरी, और 2 मिथाइल प्रोपीन में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। जी क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा? हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बात? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायग्राम शोज a reaction occurs when a sample of 1 chloropropane is heated under 1 chloropropane. This is 1 chloropropane. 1 chloropropane is heated under reflux with NaOH. इसको हीट कर रहे हैं with NaOH under reflux, dissolved in ethanol. ठीक है, इथेनॉल में डिसॉल्व किया हुआ है, तो दैट मींस दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। वो
टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा हो गया, एलिमिनेशन, क्योंकि इथेनॉल की प्रेजेंस में हो रहा है, NaOH एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी, NaOH इथेनॉलिक होगा तो एलिमिनेशन, तो आइदर ए और बी। विच रो इज करेक्ट? नेम ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन तो एलिमिनेशन है, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, Cl जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दैट वुड बी नेम ऑफ प्रोडक्ट वुड बी प्रोपीन, तो बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, एलिमिनेशन होगी एंड वी गेट प्रोपीन। तो ये सिंपल सा सवाल था। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हैलोजिनो अल्केन्स, 3 हैलोजिनो अल्केन्स दिए गए। एक मिनट बेटा, अच्छा जी बेटा, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, तो द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हैलोजिनो अल्केन्स PQR, ठीक है जी। P, Q and R कैन ऑल बी हाइड्रोलाइज्ड, P, Q and R की हाइड्रोलिसिस मतलब आप OH एक्वस से रिएक्शन कर रहे हैं। विच रो इज करेक्ट? रिलेटिव स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस, Q और R में किसकी हाइड्रोलिसिस की स्पीड ज्यादा होगी? देखें Q में भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, R भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बट इसमें जो बॉन्ड है CBr, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। हाँ जी, तो CBr की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और CCl की बॉन्ड लेंथ, क्योंकि Cl छोटा एटम है, ठीक है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको ब्रेक करना भी आसान होगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी ज्यादा होगी? Q की हाइड्रोलिसिस ज्यादा तेजी से होगी, ठीक है, ड्यू टू लार्जर बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस P एंड Q। अब P जो है इसमें 3 R ग्रुप अटैच है, दैट मींस P इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो टर्शियरी अंडरगोज हाइड्रोलिसिस थ्रू SN1 मैकेनिज्म, ठीक है जी, एंड प्राइमरी अंडरगोज थ्रू SN2 मैकेनिज्म। सो दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा ये? हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? सबको क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 31। A sample of 2.30 gram of ethanol is mixed with an excess of aqueous acidified potassium dichromate. इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो रही है, द रिएक्शन मिक्सचर इज बॉइल्ड अंडर रिफ्लक्स फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए आपने इसको बॉइल किया अंडर रिफ्लक्स। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज देन कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज 60%। व्हाट मास ऑफ प्रोडक्ट इज कलेक्टेड? तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे अंडर रिफ्लक्स तो इथेनॉइक एसिड बनेगा, ठीक है जी। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इथेनॉइक एसिड बनना है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इतने ही कार्बन वाला एसिड बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। कितना मास है आपके पास इथेनॉल का? 2.30 ग्राम। पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। इथेनॉल का MR कितना है? 46। इथेनोइक एसिड का MR है 60। तो 2.30 ग्राम 2.30 डिवाइडेड बाय 46, ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ इथेनॉल।
which is 0.05. ये आ गया moles of ethanol, और मोल्स ऑफ इथेनॉल को एसिड में कन्वर्ट करें 1:1 का रेशियो है, तो एसिड के भी इतने ही मोल्स होंगे 0.05. ये मोल्स आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये आ जाएगा मास, टोटल मास. ठीक है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट वुड बी टोटल मास. तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं. 0.05 मल्टीप्लाई बाय 63, और इसका 60% निकाल लेंगे, क्योंकि ये कहेंगे द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज 60. तो 100, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, ये आंसर आ रहा है 3 ग्राम. ये 100% मास है, बट मुझे कितना चाहिए 60%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 से, मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो दैट इज 1.80. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1.80 ग्राम्स. हाँ जी, क्लियर है बेटा ये बात? इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टारिक एसिड इज शोन. टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है. 4 मोल्स ऑफ सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ टार्टारिक एसिड. तो सब्सटेंस है एक्स जिसके 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं टार्टारिक एसिड से. व्हाट कुड बी सब्सटेंस एक्स? तो देखें, हमारे पास टार्टारिक एसिड में एसिड मौजूद है और अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है. तो मेटल जो है, एक्टिव मेटल्स, दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज अल्कोहल. सो दैट मीन्स सोडियम यहाँ पे इस OH से भी रिएक्ट कर देगा, H को रिप्लेस करेगा, अल्कोहल से भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा और इससे भी. तो 1 मोल यहाँ यूज हो जाएगा, एक इधर यूज हो जाएगा, एक इधर और एक इधर. तो सोडियम कैन बी यूज. कार्बोनेट विल ओनली रिएक्ट विद एसिड. हाइड्रोजन कार्बोनेट विल ओनली रिएक्ट विद एसिड. हाइड्रोक्साइड विल ओनली रिएक्ट विद एसिड. ओनली एक्टिव मेटल विल रिएक्ट विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा. तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच कंपाउंड गिव्स बोथ एन ऑरेंज पीपीटी विथ 2,4-DNPH. तो मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड मिथेनल भी हो सकता है, प्रोपेनल भी हो सकता है, प्रोपेनोन भी हो सकता है. तो ये तीनों ही रिएक्ट करेंगे 2,4-DNPH पे. एंड अ येलो पीपीटी विद अल्कलाइन आयोडीन. तो अल्कलाइन आयोडीन के साथ येलो पीपीटी कौन देगा? मिथाइल कीटोन और इथेनल. ठीक है जी, मिथाइल कीटोन और इथेनल, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल. अब अल्कोहल तो यहाँ पे सिर्फ इथेनॉल है. ठीक है जी, इथेनॉल नहीं देगा, मीथेनॉल देता है. तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब आप कह लें कि ये 2,4-DNPH से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है. मीथेनल अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्ट नहीं करेगा, प्रोपेनल अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्ट नहीं करेगा, प्रोपेनॉन दोनों से रिएक्ट करेगा, 2,4-DNPH से भी. और ये क्योंकि मिथाइल कीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, so this would react with both 2,4-DNPH and alkaline iodine. So option D is the correct option. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज, a student suggests 2 uses of LiAlH4 which is a reducing agent. रिएक्शन 1 में अल्कीन को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्केन में. ठीक है जी, और रिएक्शन 2 में एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में. तो विच रिएक्शन वुड गिव द प्रोडक्ट शोन अल्कीन इनटू अल्केन? इसके लिए हम LiAlH4 जो है वो यूज नहीं करते. तो ये आप यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए? फॉर रिएक्शन 2, एसिड को, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे. एसिड को रिड्यूस करना हो इनटू अल्कोहल, तो उसके लिए यूज होगा. तो 34 का ऑप्शन क्या होगा? सी. ठीक है, ओनली यूज्ड फॉर to reduce carboxylic acid into alcohols. तो ऑप्शन सी. ठीक है जी, LiAlH4 बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए. क्लियर हो गई बात? Compound X contain a single ester group. X contain 27.6% by mass of oxygen.
which pair of products could be produced by the hydrolysis of X? ठीक है जी, X में एक ही ईस्टर ग्रुप है और अगर आप उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज देखते हैं तो कितना है 27.6%। ठीक है, तो अगर X को हाइड्रोलाइज करें तो कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी? तो लेट सपोज अगर X को हाइड्रोलाइज करने से ब्यूटेन 1 ओल और इथेनोइक एसिड मिलता है तो X का स्ट्रक्चर क्या होगा? इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिड से आ गया, और ब्यूटेन 1 ओल 1 2 3 4 CH2 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 CH3। ठीक है, अब अगर आप इसका मास कैलकुलेट करके देखें तो इसका मास जो है वो टोटल मास अगर आप निकालें तो ये 116 आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल मास ये MR आ गया इसका। ठीक है, इसमें आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल के देख लें। ऑक्सीजन का मास कितना है इसमें? एक ऑक्सीजन, दो, टोटल दो ऑक्सीजन है। 32 डिवाइडेड बाय 116, 32 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आप दिस इज अराउंड 27.6। तो दैट मींस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब ऑप्शंस को आप सॉल्व करके देखें। इथेनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड, इसको इथेनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड से जो जिस ईस्टर से बन रहे होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप अगर उसका स्ट्रक्चर बनाएं, इथेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3 एसिड आ गया, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनॉल 2 कार्बन, इसका मास निकालें और उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल के देख लें, 27.6% नहीं आएगी। ऐसे ही सी और डी को सॉल्व करके देख लें तो 27.6% किससे आएगी? ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये 35 क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, least number of carbon atoms in a non-cyclic alkane molecule that has a chiral center? Least number of carbon atoms in a non-cyclic alkane molecule that has a chiral center. ठीक है, मतलब आपको कम से कम ऐसा नॉन साइक्लिक अल्केन बनाना है जिसमें कायरल सेंटर भी मौजूद हो। तो हमारे पास 7 कार्बन वाला मौजूद है, 8 9 और 10। तो पहले हम 7 के साथ देखते हैं, अगर 7 में ही बन गया तो मतलब वही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें मुझे देखना है कि नॉन साइक्लिक में मैं अगर इसको ब्रांच फॉर्म में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जिसमें कायरल सेंटर मौजूद हो। तो लेट सपोज 1 2 3 4, ठीक है जी, और 5 6 और 7th कार्बन अगर हम यहाँ पे ब्रांच लगा दें, ये कार्बन, तो अब अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू CH3, एक साइड पे CH2 CH3, सेकंड ये डिफरेंट हो गया, और फिर ये CH3 CH CH3, ये तीसरी साइड डिफरेंट, और चौथे पे हाइड्रोजन। तो इसके साथ चारों डिफरेंट, तो मतलब ये जो कार्बन है दिस इज कायरल सेंटर। तो मतलब हमारे पास कम से कम नॉन साइक्लिक अल्केन में 7 कार्बन एटम होने चाहिए सो दैट वी कैन हैव अ कायरल सेंटर प्रेजेंट। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है जी, 36 का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ पॉलीमर कंटेन्स द सीक्वेंस शोन। ठीक है, ये पॉलीमर का सीक्वेंस आ गया। विच मोनोमर कुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपल देखना है कि इसमें रिपीट क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पे रिपीट इज, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो CH2 CHCl, फिर यही चीज रिपीट हो गई CHCl CH2, CH2 CHCl। ठीक है, तो आपके पास मतलब इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बना दे तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ऑप्शन बी CH2 CHCl, ये आपके पास मोनोमर का स्ट्रक्चर आ गया। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। और एडिशन पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट से मोनोमर बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड Y is heated with a mild oxidizing agent. One of the products of the reaction reacts with hydrogen cyanide, forming 2-hydroxybutane nitrile. What is compound Y? What is compound Y? Compound Y is heated with a mild oxidizing agent, मतलब weak oxidizing agent के साथ
एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मतलब वाई ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, तो आइदर इट इज ब्यूटेन 1 ओल, क्योंकि 2 ओल से तो कीटोन बनेगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। तो आइदर इट इज प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि आपके पास टोटल कितने कार्बन है ब्यूटेन नाइट्राइल में, 4। ठीक है, तो मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से, प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल। तो इफ इट इज प्रोपेन 1 ओल, लेट्स सपोज इफ इट इज प्रोपेन 1 ओल, कंपाउंड Y 1 2 3, ये 1 ओल आ गया, OH is heated with a mild oxidizing agent, तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद दिस कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड, और इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे विद हाइड्रोजन साइनाइड तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH और CN ऐड हो जाएंगे, तो वी गेट OH एंड CN। ठीक है, तो अब इसको नाम देके देखें, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, तो 1 2 3 4, ये ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया 4 कार्बन का, और सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, तो दैट मींस करेक्ट ऑप्शन इज प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल को जब आप रिएक्ट करेंगे विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो वी गेट दिस, एंड देन फिर उसको रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, सो वी गेट हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। हाँ जी, क्लियर है बेटा, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन क्लियर? सबने आंसर दिया हुआ है, मतलब तकरीबन सबको आ रहा है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोपीन एंड बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये लाइसोपीन का स्ट्रक्चर है, ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है। व्हेन लाइसोपीन इज कन्वर्टेड इनटू बीटा कैरोटीन, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, व्हाट इज द गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। लाइसोपीन व्हेन कन्वर्ट्स इनटू बीटा कैरोटीन, तो कितने हाइड्रोजन लॉस या गेन हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है लाइसोपीन और बीटा कैरोटीन में, कि यहाँ पे आपने मतलब ये डब बॉन्ड बना दिया है तो ये स्ट्रक्चर बन गया, और इधर भी आपने ये बॉन्ड बना दिया तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तब कितने हाइड्रोजन लॉस या गेन हो रहे हैं ये हमने देखना है। तो लेट सपोज अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ठीक है जी, और इस कार्बन की बात करें, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसके पास यहाँ पे 1 2 3, मतलब चौथा ग्रुप इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, और ये ऑलरेडी 1 1 2 3 4, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों का तो बॉन्ड बन गया, बट ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड कम पड़ गया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें आप, इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है, ऐसी अगर आप यहाँ पे देखें, इस वाली साइड पे देखें, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसके पास 1 2 3, ठीक है जी, और यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, और ऐसे ही ये 1 1 2 3 4, और ये अगर बॉन्ड टूटता है तो इस वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इसको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन विद इन द मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तरफ से हाइड्रोजन दूसरी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो नो चेंज इन हाइड्रोजन एटम्स। हाँ जी, समझ में आ रही बात बेटा, क्लियर है सबको? सिंपल, जहां से डबल बॉन्ड टूटा है वहां से हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी, बाकी सबको भी क्लियर है? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन देखें। Which diagram shows the IR spectrum of a compound that contain both a carbonyl group and an OH group? ठीक है, कौन सा IR स्पेक्ट्रम कार्बोनाइल और OH दोनों को शो कर रहा है। तो ए में अगर देखें तो हमारे पास कार्बोनाइल वाली पीक तो है, बट OH वाली पीक नहीं है, OH की थोड़ी सी ब्रॉड पीक होती है, तो ए रॉन्ग है। बी में अगर देखें तो ये 1100 12 13 14 15 16, ये 1700 पे पीक आ रही है, दैट मीन्स ये कार्बोनाइल वाली पीक आ गई, और ये पीक आ रही है अराउंड 3000 पे, तो ये ब्रॉड पीक है, OH वाली पीक आ गई। तो बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी और डी में, सी में भी आपको जो है वो OH वाली पीक नहीं मिल रही, और डी में
CO वाली पीक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कार्बोनाइल और OH दोनों की पीक्स मौजूद हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर होगी बात? जी बेटा, यहाँ तक पूरे पेपर में किसी को कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में ये बड़ा आसान सा पेपर है, कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आपका पेपर भी आसान ही आएगा। तो चले, मुझे वो कुछ आप लोगों के क्वेश्चन भी सॉल्व करने थे, बट अब टाइम बहुत हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह ताला अब डेली बेस पे क्लास करूंगा। तो ये है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो भी सेंड करें, और मजीद जो पेपर आप सॉल्व करवाना चाह रहे हैं आप मुझे बता दें कि सर ये पेपर आप सॉल्व करें। ठीक है ना, जो आप लोगों ने कर लिए हैं तो वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे ईयर्स जो है वो ग्रुप में मेंशन कर दें, तो फिर हम ये है कि रैंडमली उन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलें, स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करेंगे, और बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं तो इंशाल्लाह ताला कल फिर हम क्लास करेंगे। ठीक है जी।